हेलो दोस्तों, आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित है राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 99 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 100 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। पद 53,749 है। भविष्य में आपको इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा है वो नहीं देखने को मिलेगी, इसलिए दोस्तों आपको जी जान मेहनत करनी है। अगर आपने पिछले 99 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें और पेपर के अनुरूप डलने की कोशिश करना है। आपको ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर का टेस्ट आपको देना है। आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना 100 नंबर का मॉडल पेपर। देखिए 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। 2 घंटे का पेपर रहने वाला है। 15 प्रश्न है वो इंग्लिश के और 15 प्रश्न गणित के, 20 प्रश्न हिंदी के और 17 प्रश्न है वो जीके के। जीके के प्रश्नों का दोस्तों यहाँ पर डिवाइडेशन दे रखा है, इसी आधार पर अपना ये मॉडल पेपर है। देखिए सबसे पहले अपन है वो राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये भी आपको दोस्तों याद रखना, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है वो बताना है। देखिए पहला कथन देखिए, राजस्थान की उत्तरी सीमा पंजाब के साथ लगती है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, 89 किलोमीटर की सीमा लगती है पंजाब के साथ में, बिल्कुल सत्य है। आगे देखिए, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से बांसवाड़ा नगर के दक्षिण से गुजरती है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। दोस्तों राजस्थान के दक्षिणी भाग डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर ये गुजरती है। आगे देखिए, राजस्थान के 2 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। चौथा देखिए, राजस्थान की दक्षिण पश्चिम सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। तो दक्षिण पश्चिम सीमा तो दोस्तों गुजरात के साथ में लगती है, मध्य प्रदेश के साथ में नहीं लगती। तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। यहाँ पे अपने को असत्य कथन ही पूछा था। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, चूरू सरदार शहर क्षेत्र को कहा जाता था। चूरू सरदार शहर क्षेत्र को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसको थली कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता है? थली। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर थली। नेक्स्ट आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन काल के शैल समूह है। राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन काल के शैल समूह कौन से हैं? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अरावली महासमूह है, देहली महासमूह है, रायलो अलवर अजबगढ़ शैल समूह है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें 1 2 3, इसमें तीनों ही सत्य है। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पूर्वी मैदानी प्रदेश के संदर्भ में सही है। पूर्वी मैदानी प्रदेश के संदर्भ में सही है, अपने को कूट भाषा में दोस्तों उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए, यह मैदानी प्रदेश अरावली के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व में विस्तृत भागों में फैला हुआ है। पूर्वी मैदानी प्रदेश बिल्कुल सही है। यह राज्य के लगभग 23.3% भूभाग पर फैला है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। मैदान की दक्षिणी पूर्वी सीमा विंध्य पठार द्वारा बनाई जाती है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों कथन है वो पूर्वी मैदान के संदर्भ में बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर है। 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्न में से चंबल की सहायक नदी नहीं है। बताइए चंबल की कौन सी सहायक नदी नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, बामणी है, ये चंबल की सहायक नदी है। मेज नदी, ये भी चंबल की सहायक नदी है। मेनाल नदी, ये दोस्तों ये मेनाल नदी है, ये बनास की सहायक नदी है। किसकी है? बनास की सहायक नदी। बाकी पार्वती, ये भी चंबल की सहायक नदी है। काली सिंध, ये भी चंबल की सहायक नदी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा था प्रश्न में? चंबल की सहायक नदी नहीं है। तो केवल 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों देखिए, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए दोस्तों एक बार फिर से नई क्लासें हैं वो ऑब्जेक्टिव शुरू की जा रही है, जिसमें आपको दोस्तों 15 दिन के अंदर कंप्लीट है वो कोर्स करवा दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट वाइज। कंप्यूटर के जो जो टॉपिक दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के क्रम वाइज मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा, सभी के। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग।
तो वो क्लासेस शुरू होने वाली है, तो उस क्लास के साथ में आपको जरूर जुड़ना है। इससे आपका क्या है, रिवीजन भी हो जाएगा और टॉपिक भी दोस्तों आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे, और जुड़े रहना है आपको आराध्या आरएस एकेडमी के साथ में। और कुछ नहीं, करंट अफेयर से संबंधित भी चीजें मैं आपको सारी करवा दूंगा, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, माही नदी का उपनाम नहीं है। माही नदी का उपनाम नहीं है। देखिए आदिवासियों की गंगा कहते हैं माही नदी को, बिल्कुल सही है। वागड़ की गंगा भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। पश्चिमी राजस्थान की गंगा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये किसको कहते हैं, ये लूणी नदी को कहते हैं। मरु गंगा, पश्चिमी राजस्थान की गंगा किसको कहते हैं, लूणी नदी को कहते हैं। दक्षिण राजस्थान की गंगा ये माही नदी को कहते हैं। तो यहाँ पर माही नदी का उपनाम नहीं है पूछा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। कभी आप ऐसे मत कर देना कि माही नदी का उपनाम है, पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक मत कर देना और देखो पहला ही क्वेश्चन, पहला ही ऑप्शन आदिवासियों की गंगा, तो उसके पर टिक लगा दो, ऐसा मत करना मित्रों। 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अरावली के पश्चिम में स्थित जलवायु परिस्थिति के संदर्भ में सही है। अरावली के पश्चिम में स्थित जलवायु परिस्थिति के संदर्भ में सही है, तो बताइए क्या सही है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए न्यून वर्षा, बिल्कुल सही बात है। अरावली के पश्चिम में दोस्तों कम वर्षा होती है। उच्च दैनिक व वार्षिक तापमान, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। देखिए वायु की गति में कमी, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। वायु की गति में तो अधिकता होती है, तभी तो वहां पर दोस्तों बबूलिया, ये गर्मियों के अंदर दोस्तों गर्म हवा चलती है जिसको अपन लू बोलते हैं। तीव्र हवाओं से युक्त शुष्क जलवायु, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 4, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 व 4। 8 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मौसम विभाग ने तापमान व आर्द्रता के आधार पर राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है दोस्तों मौसम विभाग ने तापमान, वर्षा व आर्द्रता के आधार पर राजस्थान की जलवायु को। तो दोस्तों राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से, शुष्क नंबर 1, नंबर 2 अर्ध शुष्क, नंबर 3 उपाद्र, नंबर 4 आर्द्र और नंबर 5 अति आर्द्र। तो यहाँ पर इसमें बे नंबर का ऑप्शन सही। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए वन रिपोर्ट कौन जारी करता है। वन रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो दोस्तों ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, ये वन रिपोर्ट जारी करता है। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर राजस्थान में किस जिले में स्थापित किया गया है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बीकानेर में स्थापित किया गया है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर में। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में पशुधन में 2012 की तुलना में 2019 में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक कमी किस पशु में आई है। तो सर्वाधिक कमी है वो कौन से पशु में आई है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सर्वाधिक कमी है वो दोस्तों गधे में आई है। यानी कि गधे में सर्वाधिक कमी आई है, कितने प्रतिशत, तो दोस्तों 71.31% की कमी आई है। ऊंट में दोस्तों 34.69% की कमी देखने को मिली है, और भेड़ के अंदर दोस्तों 12.95% की कमी देखने को मिली है। तो यहाँ पर इसमें सर्वाधिक कमी है वो किस पशु में आई है, तो गधे में। बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोह धात्विक खनिज नहीं है। बताइए कौन सा लोह धात्विक खनिज नहीं है। मैग्नीज है, कोबाल्ट है, टंगस्टन है, लेकिन बेराइट ये दोस्तों अधात्विक खनिज की श्रेणी में आता है। यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, रॉक फॉस्फेट राजस्थान के किन जिलों में पाया जाता है। रॉक फॉस्फेट खनिज है ये दोस्तों उदयपुर, डूंगरपुर, अलवर, भरतपुर, इन क्षेत्रों में दोस्तों ये पाया जाता है रॉक फॉस्फेट। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए राजस्थान पर्यटन निर्देशालय की स्थापना कब की गई थी। राजस्थान पर्यटन निर्देशालय की स्थापना दोस्तों कब की गई थी, तो दोस्तों ये 1955 में राजस्थान पर्यटन निर्देशालय की स्थापना की गई थी। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के कृषि की कुछ प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन से सही है? बताइए, राजस्थान के कृषि की कुछ प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा सही है, वो अपने को यहाँ पर बताना है और कूट भाषा में दोस्तों अपने को उत्तर देना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, खाद्यान्न फसलों की प्रधानता है राजस्थान की कृषि में, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। दूसरा देखिए, मानसून तटस्थ करती, ये कृषि गलत हो जाएगा दोस्तों। मानसून तटस्थ नहीं है राजस्थान का, ठीक है। आगे देखिए, शुष्क कृषि पर उच्च निर्भरता, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है। स्थानांतरण कृषि की मौजूदगी है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 4, 1 3 4 अपना इसमें क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत के किस दिशा में राजस्थान स्थित है? भारत के किस दिशा में राजस्थान स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है उत्तर पश्चिम दिशा में राजस्थान स्थित है दोस्तों। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 17 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है वो अपने को बताना है। यहाँ पर देखिए, लूणी जवाई बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। चंबल बेसिन है, इसको दोस्तों उत्खात भूमि के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। माही बेसिन को छप्पन का मैदान कहते हैं, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। देखिए, बनास बेसिन वागड़ प्रदेश, ये गलत हो जाएगा। देखिए मैं आपको बताऊं, बनास बेसिन को 2 मैदानी प्रदेशों में बांटा गया है। नंबर 1 मेवाड़ का मैदान और नंबर 2 मालपुरा करौली का मैदान, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर ये वागड़ प्रदेश है वो गलत दे रखा है, द नंबर का ऑप्शन अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान की पर्वत चोटियों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि बढ़ते हुए क्रम में अपने को क्या करना है? व्यवस्थित करना है। देखिए, गुरु शिखर, अचलगढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़, यानी कि सबसे जो छोटी चोटी है वो कौन सी है इनमें? तो वो है दोस्तों तारागढ़। तारागढ़ की जो ऊंचाई है वो दोस्तों कितनी है? 870 मीटर। कितनी है? 870 मीटर। उसके बाद में दोस्तों देखिए, तारागढ़ कौन कौन से ऑप्शन में? एक तो ए में है और एक स में है। उसके बाद में दोस्तों कुंभलगढ़ की ऊंचाई है वो दोस्तों कितनी है? तो ये 1224 मीटर है। 1200 दोस्तों 24 मीटर है ये इसकी ऊंचाई है, यानी कि अपना ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अचलगढ़ दे रखा है, इसमें कुंभलगढ़ दे रखा है। तो 870 तारागढ़ की ऊंचाई, कुंभलगढ़ की 1224 है, अचलगढ़ की दोस्तों 1380 मीटर और गुरु शिखर की दोस्तों 1722 मीटर। तो यहाँ पर इसमें बढ़ते हुए क्रम में बताना था, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एक जिला एक उत्पाद योजना राजस्थान में किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? एक जिला एक उत्पाद योजना राजस्थान के किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? राजस्थान की अर्थव्यवस्था दोस्तों कृषि पर आधारित है, कृषि आधारित है ये, ठीक है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन भाग 2 के अंदर दोस्तों राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। 21 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? बताइए, राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे, स नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है, जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह एग्रीमेंट 1942 में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। किस किस के मध्य हुआ था? तो दोस्तों जयपुर के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य यह समझौता हुआ था, जेंटलमैन एग्रीमेंट, ठीक है। पहला इसमें बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, इसका संबंध झालावाड़ रियासत से है, गलत हो जाएगा, जयपुर रियासत से इसका संबंध है दोस्तों। और इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3, 1 और 3। तो यहाँ पर इसमें सही है। क्या पूछा था कि इनमें से कौन सा सत्य नहीं है?
सत्य नहीं है पूछा है, तो इसमें दूसरा नंबर का कथन है वो सत्य नहीं है, यानी कि ब नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप YouTube के ऊपर मूमल क्लासेज के नाम से सर्च करोगे, मूमल क्लासेज के नाम से दोस्तों एक चैनल है, उसमें आपको करंट अफेयर, राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित सामग्री देखने को मिलेगी। और परीक्षा के अंदर दोस्तों 5 प्रश्न है वो राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित देखने को मिलेंगे। अगर आप वो प्रश्न सही करना चाहते हैं तो दोस्तों मूमल क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां जाकर जनवरी से और दोस्तों अभी तक के करंट अफेयर के प्रश्न है वो महीनोंवार आप जरूर देखें। देखिए यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में ब्रिटिश छावनियां थी, बताइए कितनी छावनियां थी? तो दोस्तों 6 सैनिक छावनियां थी। कौन कौन सी? तो दोस्तों एक ट्रिक है, नानी ए ब्याव देखी, बहुत पुरानी ट्रिक है, यानी कि कौन कौन सी है? तो दोस्तों नसीराबाद, नीमच, देवली, खेरवाड़ा, एरिनपुरा, ब्यावर, ये 6 सैनिक छावनियां थी। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रजामंडलों को उनके सही कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी कि अपने को बताना है कि कौन से प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो अपने को पहले से बाद के क्रम में अपने को जमाना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो दोस्तों कब हुई थी? तो ये 1938 में हुई थी। कब हुई थी? 1938 में। भरतपुर प्रजामंडल की भी स्थापना दोस्तों 1938 में हुई थी। और बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो दोस्तों 1936 में हुई थी। और करौली प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 1939 में हुई थी। यानी कि दोस्तों भरतपुर और मेवाड़ प्रजामंडल में से सबसे पहले स्थापना मेवाड़ प्रजामंडल की हुई थी, ये भी आपको मैं बता देता हूं। तो यहाँ पर इसमें क्या होगा सही उत्तर? तो इसमें एक नंबर पे आएगा दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल, फिर आएगा इसमें मेवाड़ प्रजामंडल, फिर आएगा दोस्तों इसमें भरतपुर प्रजामंडल और फिर आएगा करौली प्रजामंडल। यानी कि अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3-1-4-2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 नंबर का प्रश्न है, देश की स्वतंत्रता के पश्चात राजपूताना के 3 राज्यों का भारतीय संघ में विलय किसके तहत किया गया? देश की स्वतंत्रता के पश्चात राजपूताना के 3 राज्यों का भारतीय संघ में विलय किसके तहत किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किसके तहत किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन के तहत किया गया। सॉरी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन नहीं, इसमें हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत किया गया था दोस्तों। यहाँ पर इसमें द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान रोल इज द स्ट्रगल्स ऑफ 1857 पुस्तक दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है? राजस्थान रोल इज द स्ट्रगल्स ऑफ 1857 किसने लिखी? तो ये नाथुराम खड़गावत ने लिखी दोस्तों, ये नाथुराम खड़गावत ने। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 27 नंबर का प्रश्न है, बिजोलिया आंदोलन के विषय में कौन से कथन सत्य है? बिजोलिया आंदोलन के विषय में कौन से कथन सत्य है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए इसके अंदर 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया क्षेत्र में चौरी कर लगाया, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। और देखिए पृथ्वी सिंह ने मेवाड़ द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंदाई के रूप में ली गई रकम का भार जनता पर डाल दिया, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। विरोध स्वरूप किसानों ने दोस्तों संपूर्ण जागीर में हल नहीं चलाया, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर तीनों कथन तो क्या है? सत्य है। चौथा देखिए, पृथ्वी सिंह ने गलती को समझा और कुछ किसानों को कुछ रियायतें देने की घोषणा की, तो ये कथन है वो गलत हो जाएगा। रियायतें देने की घोषणा की नहीं, तभी तो वो इतना लंबा चला। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 कथन है वो क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर अपने को कूट भाषा में उत्तर देना था, तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 1, 2, 3 इसमें क्या है? सही है। 28 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के भीलों और गोविंद गुरु के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। राजस्थान के भीलों और गोविंद गुरु के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। यहाँ पर देखिए, उन्हें हिंदू धर्म में बनाए रखने के लिए भगत आंदोलन शुरू किया। उन्हें हिंदू धर्म में बनाए रखने के लिए भगत आंदोलन शुरू किया, बिल्कुल सही बात है। किसने? गोविंद गुरु ने। आगे देखिए, अंग्रेजों को लगा कि गोविंद गुरु द्वारा चलाए गए इस सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य
भील राज्य का निर्माण है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा देखिए, उन्होंने संप सभा की मासिक बैठकें मानगढ़ पहाड़ी पर आयोजित की, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि 1903 के अंदर जो पहली बैठक हुई थी संप सभा की, वो मानगढ़ पहाड़ी पर हुई थी। उसके बाद में दोस्तों हर साल अश्विन शुक्ल पूर्णिमा को यह बैठक है वो आयोजित की जाती थी। तो यहाँ पर मासिक बैठकें नहीं आयोजित की जाती थी, ये हर साल आयोजित की जाती थी दोस्तों। ये कथन 6 नंबर का गलत हो जाएगा। गोविंद गुरु ने राजस्थान के भीलों के सामाजिक और नैतिक उत्थान के लिए संप सभा की स्थापना की। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर अपने को क्या बताना था कि असत्य कथन का चयन कीजिए, तो असत्य कथन कौन सा है? 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है, केसरी सिंह बारट ने चेतावनीरा चुंगटिया किसको संबोधित करके लिखा था? चेतावनीरा चुंगटिया, ये दोस्तों चेतावनीरा चुंगटिया किसको संबोधित करके लिखा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है महाराणा फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करके लिखा था दोस्तों ये केसरी सिंह बारट ने चेतावनीरा चुंगटिया। यहाँ पर इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 30 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित करना है। दोस्तों सुमेलित करना है और कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है कि कौन सा सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षा संत के नाम से किसे जाना जाता है? शिक्षा संत के नाम से दोस्तों स्वामी केशवानंद को जाना जाता है। राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? राजस्थान का गांधी कहते हैं दोस्तों गोकुल भाई भट्ट को। और राजस्थान का ददीची किसे कहते हैं? राजस्थान का ददीची कहते हैं अर्जुन लाल सेठी को। और राजस्थान का जतिन दास किसे कहते हैं? तो दोस्तों बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतिन दास कहते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1, 4 3 2 1, यानी कि अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 31 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत का चयन करें। निम्नलिखित में से या अपने को असंगत बताना है कि कौन सा इसमें असंगत है। यहाँ पर देखिए, अमरदास बैरागी के नाम से विख्यात क्रांतिकारी जोरावर सिंह बारट थे। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, जोरावर सिंह ने अपना नाम है वो अमरदास बैरागी रख लिया था। ठीक है, तो पहला कथन सत्य है। दूसरा देखिए, पीप पत्रिका का संपादन जयनारायण व्यास ने किया था। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, बाणासुर का शहीद मेजर शैतान सिंह को कहते हैं। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, हटुंडी में गांधी आश्रम की स्थापना बाल मुकुंद बिस्सा ने की थी। तो ये बाल मुकुंद बिस्सा ने दोस्तों हटुंडी में गांधी आश्रम की स्थापना नहीं की थी। हटुंडी कहाँ है? अजमेर में। तो दोस्तों हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की जो स्थापना है वो दोस्तों हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा की गई थी, बाल मुकुंद बिस्सा के द्वारा नहीं। तो यहाँ पर इसमें द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये अपना असत्य कथन हो जाएगा। आगे देखिए, 32 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक मेले किस माह में आयोजित होते हैं? तो दोस्तों सर्वाधिक मेले हैं ये भाद्रपद माह में आयोजित किए जाते हैं। यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, वह स्थान जो किसी भी प्रकार से लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। वह स्थान जो किसी भी प्रकार से लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, रुणेचा का संबंध है, पोखरण से है, मसूरिया कोटा के अंदर भी दोस्तों रामदेव जी का मंदिर है। तो यहाँ पर बनेड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बनेड़ा में रामदेव जी का मंदिर नहीं है, कोई संबंध नहीं है बनेड़ा से। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 34 नंबर का प्रश्न है, खेड़ापा शाखा जोधपुर के प्रवर्तक कौन थे? बताइए, खेड़ापा शाखा जोधपुर के प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे दोस्तों रामदास जी। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रामदास जी। 35 नंबर का प्रश्न है, आभूषण अंग को सुमेलित कीजिए। बताइए, एक तरफ आभूषण है, दूसरी तरफ शरीर के अंग दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन सा आभूषण कौन से शरीर के अंग पर पहना जाता है। यहाँ पर देखिए, बोरला आभूषण दोस्तों सिर पर पहना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए चौंप आभूषण है, ये दोस्तों नाक का आभूषण है। किसका आभूषण है? नाक का। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं तेंदड़ आभूषण है, ये भी दोस्तों नाक का आभूषण है। किसका है? नाक का। रमजोल है वो दोस्तों पैर का आभूषण है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 4 3 1 2, 4 3 1 2, यानी कि अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 36 नंबर का प्रश्न है, मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? मंजीरा,
तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 ताली नृत्य में किया जाता है दोस्तों ये इनका प्रयोग। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है, महाराणा कुंभा ने निम्नांकित में से कौन से गांव एकलिंग जी के मंदिर की पूजा एवं व्यवस्था हेतु प्रदान किए थे? महाराणा कुंभा ने निम्नांकित में से कौन से गांव एकलिंग जी के मंदिर की पूजा एवं व्यवस्था हेतु प्रदान किए थे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें बताइए, वो थे दोस्तों नागदा, कालोड़ा, मालाखेड़ा और भीमाना। नागदा, कालोड़ा, मालाखेड़ा और भीमाना ये दोस्तों एकलिंग जी के मंदिर की पूजा एवं व्यवस्था हेतु प्रदान किए थे गांव महाराणा कुंभा ने। यहाँ पर इसमें द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 38 नंबर का प्रश्न है, ग्रासिया द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, बताइए ग्रासिया जनजाति का इनमें से कौन सा नृत्य है? तो ये वालर नृत्य है, ये ग्रासिया जनजाति का नृत्य है। ए नंबर ऑप्शन सही। 39 नंबर प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप कौन सी बोली है? राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप दोस्तों डिंगल है। कौन सी है? डिंगल। स नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ का संबंध किस चित्रकला से है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है मेवाड़ चित्रकला से है। यहाँ पर इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन दोस्तों भाग 3 के अंदर राजस्थान पॉलिटी से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 41 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? बताइए असत्य कथन है वो कौन सा है? 2 कथन दे रखे हैं, कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। देखिए अनुच्छेद 153 में राज्यपाल पद का उल्लेख मिलता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। मूल संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का संयुक्त राज्यपाल बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर ये जो मूल संविधान है ये गलत हो जाएगा इसमें। दोस्तों मूल संविधान में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का संयुक्त राज्यपाल बनाया जा सकता है, ये प्रावधान है वो मूल संविधान में नहीं था। 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, ठीक है, 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, उसमें ये प्रावधान किया गया था कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है वो बनाया जा सकता है। मूल संविधान में ये उल्लेख नहीं था, तो यहाँ पे असत्य कथन बताना था। 2 कथन आपके सामने दे रखे थे, तो दूसरा असत्य कथन है, यहाँ पर इसमें ब नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। 42 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के 45वें राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े के संदर्भ में कथनों की सत्यता को जांचिए। कथनों की सत्यता को जांचना है हरिभाऊ किशनराव बागड़े के संदर्भ में। देखिए ये मूल रूप से महाराष्ट्र के हैं, ये मूल रूप से महाराष्ट्र के हैं, बिल्कुल सही बात है। ये है यानी कि ये पूर्व में महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं 2014 से 2019 तक, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। इन्होंने 31 जुलाई 2024 को राज्यपाल पद का कार्यभार संभाला है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर तीनों कथन है वो राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े के संदर्भ में सत्य है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 1 2 3 तीनों ही सही है। 43 नंबर का प्रश्न है, राज्य विधायिका का कोई भी सदस्य दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है तो मंत्री बनने के लिए अयोग्य होगा। राज्य विधायिका का कोई भी सदस्य दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है तो मंत्री बनने के लिए अयोग्य होगा। बताइए कौन से अनुच्छेद के तहत? तो दोस्तों इसका उल्लेख है अनुच्छेद 164(1) के तहत। यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 44 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के राज्य मंत्री जिसके पास किसी विभाग या उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है, किसके अनुमोदन से उस विभाग या यथास्थिति उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य उससे संबंध उप मंत्री को आवंटित करेगा? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है मुख्यमंत्री को। यहाँ पर इसमें ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न ई सचिवालय है। ई सचिवालय क्या है? तो दोस्तों ई सचिवालय ये राज्य सरकार की नीति है दोस्तों। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राज्य सरकार की नीति है। अब अपन भाग 4 के अंदर भारतीय संविधान से संबंधित मित्रों 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है, बताइए कितनी आयु है?
तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है 35 वर्ष। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, नगरों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए 74वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ था? तो दोस्तों ये 74वां संविधान संशोधन है, ये 1992 के अंदर पारित हुआ था और लागू दोस्तों ये 1993 में हुआ था। 1 जून 1993 से ये लागू हुआ था, पारित 1992 में हुआ था। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन सही। 48 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कितने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर ही राजस्थान विधानसभा में मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है? निम्नांकित में से कितने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर ही राजस्थान विधानसभा में मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 40। दोस्तों न्यूनतम 40 सदस्यों के पक्ष में होने पर ही राजस्थान विधानसभा में मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 49 नंबर का प्रश्न है, आपातकाल में राज्य विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? आपातकाल में राज्य विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? तो दोस्तों ये संसद द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है। 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 50 नंबर का प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में आयोजित की गई थी। इसमें सबसे अधिक संख्या में कौन से प्रांत के सदस्य उपस्थित थे? तो दोस्तों सबसे अधिक जो सदस्य थे संख्या में, कौन से प्रांत के सदस्य उपस्थित थे पहली बैठक में? तो दोस्तों 49 सदस्य सबसे ज्यादा उपस्थित थे और ये मद्रास के थे। यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मद्रास। अब अपन दोस्तों भाग 5 के अंदर राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 51 नंबर का प्रश्न है, अमृत आहार योजना के तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को अतिरिक्त पोषण हेतु सप्ताह में कितने दिवस दूध उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है? अमृत आहार योजना के तहत तो दोस्तों वो है 5 दिन। कितने दिन है? 5 दिन। ये तो सभी को पता होगा। तो यहाँ पर इसमें 10 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 5 दिवस। ठीक है, दिवस का मतलब दिन ही होता है। यहाँ पर इसमें 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, ये थोड़ा राजस्थान से बाहर का करंट अफेयर का प्रश्न है। देखिए हांगकांग, ये देश नहीं है, ये नाम है। हांगकांग किस देश की लेखिका है जिन्हें वर्ष 2024 के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो उनका नाम है दोस्तों हांगकांग और ये दक्षिणी कोरिया की है, दक्षिणी कोरिया की। बे नंबर का ऑप्शन सही। 53 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, वर्ष 2025 विजडन क्रिकेटर्स पत्रिका में किसे शीर्ष सम्मान मिला है? तो दोस्तों शीर्ष सम्मान है वो स्मृति मंदाना और जसप्रीत बुमराह, इन दोनों को मिला है। 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये 2 प्रश्न थोड़े से सिलेबस के बाहर से हैं, क्योंकि दोस्तों बाहर से तो नहीं है, सिलेबस के अंदर ही है, लेकिन ये राजस्थान करंट अफेयर के प्रश्न नहीं थे। देखिए यहाँ पे 54 नंबर का प्रश्न है, 6 मार्च 2025 को आईटीवी बर्लिन द्वारा राज्य के किस राजनेता को विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है? 6 मार्च 2025 को आईटीवी बर्लिन द्वारा राज्य के किस राजनेता को विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है दोस्तों दिया कुमारी को, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। बे नंबर ऑप्शन सही। 55 नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने बीकानेर से अमृत भारत स्टेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर से अमृत भारत स्टेशन परियोजना के तहत राजस्थान के कितने स्टेशन को विकसित किया गया है? तो दोस्तों राजस्थान के 8 स्टेशन को विकसित किया गया है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। अब अपन दोस्तों भारतीय करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2025 असंगत कथन कौन सा है वो अपने को बताना है। देखिए मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2025 में जो पहला स्थान है वो है आइसलैंड का और उसका स्कोर है 0.972। ये स्कोर रहा है उसका, बिल्कुल सही बात है। भारत का स्थान दोस्तों 130वां है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी की गई है दोस्तों ये रिपोर्ट, बिल्कुल सही बात है दोस्तों।
आगे देखिए, पाकिस्तान की स्थिति भारत के बराबर है, ये कथन हो जाएगा गलत, क्योंकि दोस्तों भारत का स्थान तो 130वां है और पाकिस्तान का स्थान है वो दोस्तों 168वां है। तो यहाँ पर इसमें द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बराबर नहीं है, द नंबर ऑप्शन सही। 57 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को वर्ष 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों ये पुरस्कार है वो दोस्तों किसको मिलेगा? तो ये जगदीश सिंह खेहर को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जगदीश सिंह खेहर को। 58 नंबर का प्रश्न है, आईफा अवार्ड 2025 के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, आईफा अवार्ड की थीम थी सिल्वर इज द न्यू गोल्ड, ये थीम थी, बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो लापता लेडीज थी, बिल्कुल सही बात है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे कार्तिक आर्यन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है वो थी दोस्तों कौन? तो ये नीतांशी गोयल, ठीक है, नीतांशी गोयल है वो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी। और सर्वश्रेष्ठ पटकथा है वो लापता लेडीज की थी दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर असत्य कौन सा है? स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 59 नंबर प्रश्न है, 20वां अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो दोस्तों ये दिया गया किसे? तो ये नीला इब्राहिमी को दिया गया, नीला इब्राहिमी को दिया गया, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है वो अपने को बताना है। देखिए पहला कथन देखिए, रावत बाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 7वीं इकाई से 700 मेगावाट उत्पादन मार्च 2025 में शुरू हुआ, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखिए, 700 मेगावाट क्षमता की यह राजस्थान की पहली व देश की 25वीं इकाई है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन है वो क्या है? सत्य है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। देखिए ये राजस्थान करंट अफेयर का प्रश्न था, तो आप राजस्थान वाले में डाल लीजिए इसको, तो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं। अब अपन देखिए यहाँ पे भाग 7 के अंदर सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, बताइए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो वो कौन सी है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दोस्तों इसमें लोहे में जंग लगना है, ये क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 62 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो दोस्तों तांबा है, ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर का प्रश्न है, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो कितने रंगों में विभाजित होता है? जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो कितने रंगों में विभाजित होता है? तो दोस्तों ये 7 रंगों में विभाजित होता है, द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। ऊपर वाले का मैंने बताया कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो दोस्तों तांबा, ठीक है। आगे देखिए 64 नंबर का प्रश्न है, मटर के एक शुद्ध लंबे पौधे यानी कि कैपिटल टी को एक शुद्ध शुद्ध बोने पौधे स्मॉल टी डबल टी के साथ संकरण कराया जाता है। F2PD में शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बोने पौधों का अनुपात है वो क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो अनुपात है वो 1:1 ही होगा, यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शरीर का संतुलन करता है, तो दोस्तों शरीर का संतुलन है वो अनुमस्तिष्क करता है, यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब अपन दोस्तों भाग 8 के अंदर कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 66 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, MS वर्ड के साथ कार्य करते समय कौन सा विकल्प फाइल मेन्यू में उपलब्ध नहीं होता है? MS वर्ड के साथ कार्य करते समय कौन सा विकल्प फाइल मेन्यू में उपलब्ध नहीं होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए, तो वो है हेडर और फुटर, ये फाइल मेन्यू में उपलब्ध नहीं होता है। बाकी प्रिंट प्रीव्यू, सेव, सेवेज ये तीनों रहते हैं, स नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 67 नंबर का प्रश्न है, MS एक्सेल में हम छिपा नहीं सकते, MS एक्सेल में हम छिपा नहीं सकते, क्या छिपा नहीं सकते? दोस्तों यहाँ पर देखिए रेंज छिपा नहीं सकते दोस्तों, यहाँ पे इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज क्या कहलाता है? पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज क्या कहलाता है? तो वो स्लाइड कहलाता है, क्या कहलाता है? स्लाइड, स नंबर का ऑप्शन सही।
69 नंबर का प्रश्न है टीसीपी आईपी निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है? टीसीपी आईपी निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है? तो दोस्तों ये ट्रांसमिशन कनेक्शन परमिशन, सॉरी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, टी का मतलब ट्रांसमिशन, सी का मतलब कंट्रोल और पी का मतलब प्रोटोकॉल, और आईपी, आईपी का मतलब होता है, आई का मतलब इंटरनेट और पी का मतलब होता है प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर इसमें द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 70 नंबर का प्रश्न है एमएस वर्ड को शुरू करने के लिए कौन सी फाइल उत्तरदायी है? तो कौन सी फाइल उत्तरदायी है? तो दोस्तों वो है winword.exe। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन भाग 9 के अंदर हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है। यहाँ पर देखिए 71 नंबर का प्रश्न है कौन सा शब्द केस का पर्यायवाची नहीं है? बताइए कौन सा शब्द केस का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कुंतल, कच्छ और सिरोरु है। ठीक है, ये तीनों दोस्तों केस के पर्यायवाची हैं, लेकिन सरोरु नहीं है। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 72 नंबर का प्रश्न है कौन सा विलोम युग्म गलत है? कौन सा विलोम युग्म गलत है? मूक का वाचाल होता है, संपन्न का विपन्न होता है, सम्मुख का विमुख होता है, मितव्ययी का अल्पव्ययी नहीं होता दोस्तों, अपव्ययी होता है। क्या होता है? अपव्ययी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 73 नंबर प्रश्न है जिसको थोड़ा ज्ञान हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। जिसको थोड़ा ज्ञान हो उसे अल्पज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 74 नंबर का प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों शुश्रूषा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा शुश्रूषा। 75 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए बुरे भाव से की गई संधि को कहते हैं। बुरे भाव से की गई संधि को कहते हैं, तो वो क्या कहते हैं? तो दोस्तों दुर्बी संधि बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? दुर्बी संधि। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दुर्बी संधि। 76 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है? बताइए इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है? देखिए यहाँ पर बे प्लस चारा, बे प्लस ईमान, बे प्लस वकूफ। तो दोस्तों यहाँ पर जो बेचान है, बेचान के अंदर बे उपसर्ग नहीं लगा हुआ। अगर बेचैन होता, बेचैन होता तो दोस्तों बे प्लस चैन हो जाता, लेकिन बेचान के अंदर बे उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर इसमें बे नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है? इल प्रत्यय किसमें नहीं है दोस्तों? यहाँ पर देखिए जटिल में है। ठीक है, जट प्लस इल, स्नेह प्लस इल, फेन प्लस इल, लेकिन यहाँ पे शामिल के अंदर दोस्तों इल प्रत्यय नहीं है। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए इनमें कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? बताइए कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें देखिए तद्भव नहीं है गेह, धूल और फूल, ये तीनों दोस्तों तद्भव है, लेकिन यहाँ पे देह है ये तद्भव नहीं है। यहाँ पर इसमें बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये तत्सम शब्द है। 79 नंबर प्रश्न है इनमें सर्वनाम से बनी भावाचक संज्ञा है। सर्वनाम से बनी भावाचक संज्ञा कौन सी है? तो दोस्तों वो है मम। दोस्तों मम के साथ में क्या है? सॉरी ममता है, तो मम के साथ में दोस्तों ता प्रत्यय लगा है, तो ये भावाचक संज्ञा बन गई। यहाँ पर इसमें बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 80 नंबर प्रश्न है इनमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इनमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो यहाँ पर आप देखिए भीतर है, ये विशेषण शब्द नहीं है। बाकी गुरुतर, विश्वस्त और विगत, ये तीनों दोस्तों क्या है? विशेषण शब्द है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को दोस्तों विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर का प्रश्न है किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? बताइए किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? तो यहाँ पर देखिए बच्चा गहरी नींद में सो रहा था, मजदूर छाया में सुस्ता रहा था, दो छात्र बातें करते हुए जोर जोर से हंस रहे थे, बालक पतंग उड़ा रहा था। तो दोस्तों ये बालक पतंग उड़ा रहा था ये सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया नहीं है। इसमें 6 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो वो है प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार भेंट किए। प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार भेंट किए, तो ये क्या है? ये शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए
कलई खुलना मुहावरे का अर्थ है, कलई खुलना यानी कि दोस्तों रहस्य प्रकट हो जाना। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 84 नंबर का प्रश्न है, किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? सॉरी, किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? देखिए मध्यम पुरुष का मतलब क्या होता है, यानी कि सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। तो देखिए सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि देखिए इस विषय में आपकी क्या राय है, तो सामने वाला है वो उसको पूछ रहा है कि इस विषय में आपकी क्या राय है, तो वो सुन रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। हम अपने आप को भूल गए, हम अपने आप को भूल गए, ये किसको सुना रहा है? किसी को नहीं सुना रहा, वो खुद ही बात कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। यह बात आप ही कह दीजिए, यह बात आप ही कह दीजिए, मतलब सामने वाली पार्टी सुन रही है, तो ये बिल्कुल सत्य है। आपको यही उचित लगता है तो ठीक है, किसी को कह रहा है, सामने वाली पार्टी सुन रही है, तो दोस्तों ये मध्यम पुरुष हो गया। तो यहाँ पर इसमें ब नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर लिखा जाता है, तो कार्यालय पत्र में सबसे ऊंचे ऊपर है वो दोस्तों दिनांक लिखी जाती है। ब नंबर का ऑप्शन सही। 86 नंबर का प्रश्न है, इनमें देशज शब्द कौन सा है? देशज शब्द दोस्तों इसमें झोपड़ी है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, झोपड़ी है वो देशज शब्द है। 87 नंबर का प्रश्न है, किस वाक्य में हेतु हेतु मद भूतकाल का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में हेतु हेतु मद भूतकाल का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती, यानी कि सावधानी बरतते यानी कि दोनों ही घटना है वो भूतकाल में होनी चाहिए, दोनों ही घटना है वो भूतकाल में होनी चाहिए, उसे बोलते हैं हेतु हेतु मद भूतकाल। यानी कि सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती, यानी कि दुर्घटना तो हो चुकी है, सावधानी बरती नहीं है। तो यहाँ पर इसमें द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है? यानी कि एक ही मुहावरे का भावार्थ सही है, बाकी के 3 गलत दे रखे हैं। पेट पर लात मारना, बुरी तरह पीटना, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों पेट पर लात मारना यानी कि किसी की जीविका को छीन लेना। पहाड़ टूटना, अतिवृष्टि होना गलत दे रखा है। दोस्तों पहाड़ टूटना मतलब अचानक विपत्ति आ जाना, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे देखिए, बगले झांकना, इधर उधर देखकर चलना, बगले झांकना यानी कि इधर उधर देखकर चलना, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये भी ठीक है, देखकर चलना ये गलत हो जाएगा, इधर उधर देखना। आगे देखिए, नाक का बाल होना यानी कि अत्यधिक घनिष्ठ या प्रिय व्यक्ति होना, ये बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द नहीं है? किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, डिस्पैरिटी असमानता, बिल्कुल सही बात है। डिस्क्रिप्शंसी विसंगति, बिल्कुल सही बात है। इंटीग्रिटी सत्यनिष्ठा, ये भी बिल्कुल सही बात है। प्रेफरेंस प्राथमिकता, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों प्रेफरेंस का मतलब होता है वरीयता, जिसको आप बोल सकते हैं दोस्तों तरजीह है, ठीक है, या पसंद बोल सकते हैं। यहाँ पर इसमें द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, यहाँ पे डेपुटेशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द नहीं है। डेपुटेशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा? प्रतिनियुक्ति हो जाएगा, ठीक है, प्रतिनिधि मंडल भी हो जाएगा, शिष्ट मंडल भी हो जाएगा, लेकिन अस्थायी नियुक्ति है, इसका मतलब दोस्तों डेपुटेशन नहीं होता है। यहाँ पर इसमें बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब अपन दोस्तों भाग 10 के अंदर इंग्लिश ग्रामर से संबंधित है 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 91 नंबर का प्रश्न है, करेक्ट द अंडरलाइन पार्ट इन द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसके अंदर इसमें देखिए अंडरलाइन, दोस्तों आप इसको ये कर लेना, हैड बीन कैंसिल, ठीक है। देखिए द टूर्नामेंट हैज बीन कैंसिल, तो इसमें ये जो हैज बीन कैंसिल है इसके स्थान पर क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर द टूर्नामेंट है, ये दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो दोस्तों अपन सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। तो वो दोस्तों ये वाक्य है वो क्या है, पैसिव वॉइस में है, इसलिए हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैज बीन कैंसिल्ड होगा, इसमें हैज बीन कैंसिल्ड। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 92 नंबर का प्रश्न है, इन द सेंटेंस गिवन बिलो चेंज इनटू द एक्टिव वॉइस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव।
दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है ही वॉज लाफ एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स। दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए वाक्य है, ये जो दे रखा है ही वाज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स है, ये पेसिव वॉइस में है। ठीक है, इसको अपने को एक्टिव वॉइस में बदलना है, तो अपन को क्या करना होगा इसमें दोस्तों, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ एट हिम। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 93 नंबर प्रश्न है, चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे सेंटेंस दे रखा है हैव यू सबमिटेड योर रिपोर्ट येट, शी सेड। हैव यू सबमिटेड योर रिपोर्ट येट, शी सेड। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है शी आस्क्ड हिम इफ ही हैड सबमिटेड द रिपोर्ट टिल देन। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो वाक्य है ये दोस्तों क्वेश्चन फॉर्मेट में है, ठीक है, इसलिए आस्क्ड का प्रयोग करेंगे अपन। आगे देखिए 94 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए डायरेक्शन में देख लीजिए पहले, चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट इन द ब्रैकेट। यहाँ पर देखिए ही इज ग्रेटर देन आई एम, इसका नेगेटिव बनाना है। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, इसका नेगेटिव बनेगा आई एम नॉट आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही। तो यहाँ पर इज, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे व्हाट दे डू ब्रिंग्स ग्लोरी टू द कंट्री, इसका इंट्रोगेटिव बनाइए दोस्तों। देखिए इसको इंट्रोगेटिव बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, शुरुआत है वो दोस्तों डू से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों डज व्हाट दे डू ब्रिंग्स ग्लोरी टू द कंट्री। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए डायरेक्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए वी वुड लाइक मोर हेल्प फ्रॉम यू, खालिस्तान में क्या आएगा, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें आएगा सम मोर हेल्प फ्रॉम यू। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 97 नंबर का प्रश्न है आई राइट ए लेटर दिस मॉर्निंग। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसमें आई रोट ए लेटर दिस मॉर्निंग। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, बी नंबर का ऑप्शन सही। 98 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए पीपल शुड ओबे हिज टीचर्स। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर पीपल से आप आगे है वो खालिस्तान रख लीजिए। ठीक है, पीपल शुड ओबे हिज टीचर। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर ए पीपल आएगा, इसमें क्या जाएगा ए पीपल। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 99 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए मिस्टर मोहन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी हिज 4 सन्स इक्वली। तो बताइए खालिस्तान में क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा दोस्तों बिटवीन। बिटवीन का प्रयोग होगा क्योंकि दोस्तों बिटवीन दो या दो से ज्यादा लोगों के लिए, दो लोगों के लिए तो बिटवीन आएगा, और दो से ज्यादा लोगों के लिए दोस्तों अमंग आएगा। तो यहाँ पर इसमें अमंग आएगा, 4 सन्स है ना, तो यहाँ पर अमंग आएगा दोस्तों, डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर है। आगे देखिए 100 नंबर का प्रश्न है पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेज। यहाँ पर देखिए सी विल नॉट कम अनलेस सी इज नॉट इनवाइटेड। सी विल नॉट कम अनलेस सी इज नॉट इनवाइटेड। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा इसका करेक्ट, यानी कि अपने को करेक्ट सेंटेंस बताना है। तो ये हो जाएगा सी विल नॉट कम अनलेस सी इज इनवाइटेड। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर डी नंबर वाला हो जाएगा, ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है, इसके बाद वाक्य का अगला पार्ट है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 101 नंबर का प्रश्न है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर देखिए इफ आई डाई माई हेयर ब्लू एवरीवन लाफ एट मी कंडीशनल। तो बताइए दोनों खालिस्तान के अंदर क्या आएगा,
तो इसके अंदर तो पहले के अंदर आएगा इफ आई डाइड माई हेयर ब्लू एवरीवन वुड लाफ एट मी। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए दोस्तों, सड़क पर थूकना दंडनीय है, तो इसका इंग्लिश रूपांतरण क्या होगा? तो ये हो जाएगा इट्स पनिशेबल टू स्पीट ऑन रोड। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 103 नंबर प्रश्न है, इनकम टैक्स इज नाउन एज डायरेक्ट टैक्स, यानी कि दोस्तों आयकर को प्रत्यक्ष कर के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए बैलेट का सही हिंदी शब्द है, बैलेट का सही हिंदी शब्द क्या है? तो दोस्तों वो है मतपत्र। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मतपत्र। 105 नंबर का प्रश्न है, मसौदा के लिए उपयुक्त शब्द है, मसौदा के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो वो है ड्राफ्ट। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ड्राफ्ट। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब अपन भाग 11 के अंदर दोस्तों गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए निर्यात दिया गया दंड आरेख 2014 और तथा 2015 के दौरान एक कंपनी द्वारा विभिन्न प्रकार के वाहनों के निर्यात को लाख रुपए में दर्शाता है। अब देखिए यहाँ पे 106 नंबर का प्रश्न है, 2014 में निर्यातक बी, डी तथा ई प्रकार के वाहनों की कुल संख्या 2015 में निर्यातित ए, सी, डी, ई प्रकार के वाहनों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? अब यहाँ पर देखिए निर्यातित दे रखा है 2014 में, तो दोस्तों 2014 के अंदर बी, डी, ई, बी देखिए निर्यात का दोस्तों ये पूरा ब्लैक है, और यहाँ पर 2015 का दोस्तों इसमें देखिए थोड़ा सा आपको लाइट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बी का है 25, डी का है 45 और ई का है दोस्तों 50। तो इनको जोड़ लीजिए, 45 और 50 कितने होते हैं? 95, 95 और 25 कितने होते हैं? 120। तो ये 120 का हो गया दोस्तों, ये तो 2014 का है। 2015 का में देखिए ए, सी, डी, ई, ए है वो दोस्तों 35 है, सी है 40 है, डी है 55 और ई है वो दोस्तों 57। इनको जोड़ दीजिए, इनको जोड़ोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 187। कितना आ जाएगा? 187। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 120 बटे 187 इंटू 100 कर लीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा कितना? तो 64.2%। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 107 नंबर का प्रश्न है, 2014 में ए प्रकार तथा सी प्रकार के वाहनों के निर्यात की कुल संख्या तथा 2015 में बी प्रकार तथा ई प्रकार के वाहनों की निर्यात की कुल संख्या का अनुपात क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर 2014 में तो ए और सी, ठीक है, और 2015 में बी और ई, तो ए और सी का अनुपात देखिए, ए और सी, ए 27 प्लस सी का कितना 43, और इसमें बी और ई का पूछा है 2015 में, तो बी का है दोस्तों 33 और इसका हो जाएगा दोस्तों ई का 57। तो 33 और 57 कितने हो जाएंगे दोस्तों? ये हो जाएंगे 90 और 27 और 43 ये 70। तो अनुपात निकालना है इनका, तो दोस्तों काट लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 7 और 9 बचेंगे, यानी कि अनुपात कितना बचेगा? 7:9। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 108 नंबर प्रश्न है, 12,000 रुपए की राशि पर 1.5 वर्ष में 12% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज यदि ब्याज 5 माह में संयोजित होता है तो साधारण ब्याज का अंतर क्या है? दोस्तों सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 12,000 रुपए की राशि पर 1.5 वर्ष में 12% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज यदि ब्याज 5 माह में संयोजित होता है तो साधारण ब्याज का अंतर है वो क्या होगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए मूलधन है वो दे रखा है यहाँ पे 12,000 रुपए, समय है वो 1.5 वर्ष, सॉरी समय है वो 1/4 वर्ष दे रखा है। तो समय कितना हो जाएगा दोस्तों? देखिए 5 भाई 1/4 का मतलब कितना हो गया? 3 माह हो गया, ठीक है। तो 12 माह है प्लस 3 कितना हो गया? 15 माह हो गया। और सीधा सा आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 1 सही 1/4 है, 1 सही 1/4 है, तो इसको अपन लिख सकते हैं दोस्तों 4 एकम 4, 4 और 1 5, यानी कि 5/4 इंटू 12 कर लीजिए।
5/4 इंटू 12 करोगे तो भी दोस्तों 15 माह आ जाएगा। ठीक है, ब्याज दोस्तों 5 माह है प्रति संयोजित हो रही है, तो दोस्तों समय कितना हो जाएगा भाई, 15 माह में 5 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 वर्ष। 3 वर्ष क्या हो जाएगा, बाद क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। दर है वो दोस्तों, दर कैसे कर निकालेंगे अपन, तो दर यहाँ पर 12% दे रखी है, तो 12/5, तो यहाँ पर 12 से 12 कट गया तो कितना बचा, 5, तो दर अपनी क्या हो जाएगी, 5% हो जाएगी, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है आपको। तो यहाँ पर साधारण ब्याज निकल कर साधारण ब्याज निकाल लीजिए दोस्तों। अब इतना तो मैंने आपको बताया, दर तो आ गई 5%, मूलधन आपके पास में है 12,000 और समय है वो दोस्तों 3 वर्ष का दे रखा है, बस। तो यहाँ पर इसको निकाल लीजिए, इसको आप काटा पीटी करोगे, चक्रवर्ती ब्याज पहले निकाल लीजिए। चक्रवर्ती ब्याज दोस्तों 1891.5 निकलेगा और साधारण ब्याज है वो दोस्तों 1800 निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों 91.5, इसका राइट आंसर हो जाएगा 91.50 रुपए। 109 नंबर का प्रश्न है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से प्रारंभिक बिंदु पर आता है। पूरी यात्रा में उसके द्वारा लिया गया समय 2 से 1/3 घंटा है। उसके द्वारा कुल तय की गई दूरी किलोमीटर में है। यहाँ पर देखिए, माना की दूरी दोस्तों x है, तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे दोस्तों x/12 प्लस x/9 बराबर दोस्तों 2 से 1/3 घंटे दे रखे। अब बस इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करोगे तो दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 सही 1/3 है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि 7/3 है वो अपन इसको लिख सकते हैं। अब इसको सीधा सा हो जाएगा x/12 प्लस x/9 बराबर दोस्तों 7/3। इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 36 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 36। तो यहाँ पर दोस्तों 12 में 12 का भाग दिया 36 में, कितनी बार गया, 3 बार, तो 3x प्लस 9 का भाग दिया 36 में तो कितना हो जाएगा, 4x। ठीक है, बराबर दोस्तों ये जो अब यहाँ पर दोस्तों 12 सत्ते 84 आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, 84 आएगा। तो यहाँ पर 4 और 3 7, यानी कि 7x बराबर कितना हो जाएगा, 84। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 84 में दोस्तों 7 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर। अब दोस्तों 12 किलोमीटर तो ये अपना आ गया। अब व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसको कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ पर 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन, सॉरी सी नंबर ऑप्शन सही। 110 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु पर 32% की छूट के साथ अथवा 20% तथा 12% दो क्रमिक छूटों के बाद उसके विक्रय मूल्य के बीच 36 रुपए का अंतर है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। दोस्तों 20% और 12% की प्रभावी छूट दी गई है, तो इसको अपन सीधा सा ऐसे लिख सकते हैं 20 प्लस 12 माइनस 20 इंटू 12/100, तो बराबर क्रमिक छूट दोस्तों टोटल कितनी हो गई, तो ये हो गई 29.6%। अब दो छूटों के बीच में अंतर है, तो दोस्तों यहाँ पे 32% माइनस 29.6 माइनस कर लीजिए तो कितना जाएगा, 2.4%। ठीक है, 2.4% है ये दोस्तों 36 के बराबर है। तो यहाँ पर अपने को अंकित मूल्य निकालना है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे 36 इंटू 100/2.4 कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 1500 रुपए। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 12% वार्षिक त्रैमासिक रूप में दे ब्याज के समतुल्य प्रभावी वार्षिक ब्याज दर दशमलव के 2 स्थान तक शुद्ध क्या होगी, बताइए। मूलधन अपना यहाँ पर दे रखा है, मान लीजिए दोस्तों, माना मूलधन है वो 10,000 रुपये मान लीजिए। ठीक है, अब 12% वार्षिक त्रैमासिक रूप में दे है, तो सीधा सा आप कर सकते हैं, नॉर्मल है। तो यहाँ पर दर है वो कितने हो जाएगी, दर दोस्तों त्रैमासिक है। ठीक है, त्रैमासिक 12% वार्षिक त्रैमासिक रूप में दे है, तो यहाँ पर दोस्तों दर हो जाएगी 4%, भाई तीसरा हिस्सा हो जाएगा। और समय है वो दोस्तों त्रैमासिक है, तो 4 वर्ष का समय हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वार्षिक ब्याज दर क्या होगी,
तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 12.55। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 12 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एक व्यक्ति ने 50,000 रुपए का निवेश किया, जिसमें से कुछ राशि उसने 10% और शेष राशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश की। 2 वर्ष पूरे होने पर उसे ब्याज के रूप में कुल 11,640 रुपए प्राप्त हुए। निवेश के प्रथम और द्वितीय भागों की राशि कितनी थी, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पे सीधा सा है दोस्तों, 2 वर्षों में जो कुल ब्याज है वो कितना है, यहाँ पर 11,640 है। ठीक है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, इसमें से आधा हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 5820। ठीक है, अब औसत वार्षिक दर है वो निकालनी है, तो दोस्तों यहाँ पे 5820 बटे 5,000 इंटू 100 कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 11.64%। ठीक है, अब दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या 11.64% आ गया ना। अब इसको तो आप बीच में लिख दीजिए 11.64%, और ये हो जाएगा 10, ये 12, तो दोस्तों बस इसमें से माइनस कर लीजिए, तो ये आ गया दोस्तों 0.36, और ये आ गया दोस्तों 1.64। ठीक है, तो अनुपात आ गया दोस्तों यहाँ पर 9। इसको काट लीजिए, तो ये कट रहा है 4 से, तो ये 4 से 9 बार कटा, ये दोस्तों 4 से 41 बार कटा, तो यहाँ पर अनुपातों का योग कितना हो गया दोस्तों 50। तो पहला भाग निकालना है, तो यहाँ पर 9 बटे 50 इंटू 50,000 कर लीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 9,000 रुपए। और दूसरा भाग निवेश करना है, तो दोस्तों दूसरा भाग 50,000 में से 9,000 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 41,000। तो 9,000 और 41,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 18 ग्राम 4.5 केजी का कितने प्रतिशत है, बताइए। तो दोस्तों सीधा हो जाएगा यहाँ पे 18 बटे 4500 इंटू 100 कर लीजिए, तो यहाँ पे 0 से 2 जीरो कट गए। अब कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 में 35 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 0.4%। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 114 नंबर का प्रश्न है, एक पुस्तकालय में हर रविवार को औसतन 502, हर शनिवार को औसतन 475, सप्ताह के अन्य दिनों में औसतन 340 पर्यटक आते हैं। रविवार को शुरू होने वाले 30 दिनों के एक महीने में प्रतिदिन आने वाले पर्यटकों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई सीधा सा है, रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के एक महीने में दोस्तों 5 तो रविवार आएंगे, 5 सोमवार आएंगे, और बाकी के सारे दिन है वो दोस्तों सप्ताह में 4-4 यानी कि शेष दिन 4-4 होते हैं। तो यहाँ पर इसमें देखिए 5 रविवार आएंगे, तो दोस्तों 5 इंटू 502 कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2510। और दोस्तों 4 शनिवार होंगे, तो यहाँ पे 4 इंटू 475 कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये 1900 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए सोमवार से शुक्रवार की संख्या, तो दोस्तों कितनी हो जाएगी सोमवार से शुक्रवार की संख्या, तो यहाँ पर 5 और 4 9, 5 तो सोमवार होंगे, और सोमवार से शुक्रवार तक दोस्तों 5 सोमवार, और बाकी के मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार ये 4 है वो 4-4 होंगे, तो कितना हो जाएगा, तो 5 प्लस 4 इंटू 4 यानी कि 16 और 5 21, तो 21 दिन ये होंगे दोस्तों। तो दिए गए महीने में दोस्तों कार्य दिवसों में आगंतुकों की जो संख्या है वो 21 इंटू 340 होगा, 21 इंटू 340, तो कितना हो जाएगा, तो दोस्तों 7,140 हो जाएगा। अब इनको जोड़ दीजिए, 2510, 1900 और 7,140, इनको जोड़ के 30 का भाग दे दीजिए। ठीक है, तो इनका टोटल हो जाएगा 11,550, और 11,550 में दोस्तों 30 का भाग दोगे तो 385 आ जाएगा। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 2 साइकिलों के मूल्य के बीच अनुपात 7:8 है। 2 वर्ष बाद जब पहली साइकिल के मूल्य में 30% और दूसरी साइकिल के मूल्य में 1,500 रुपए की वृद्धि होती है, तो उनके मूल्यों के बीच अनुपात 15:16 हो जाता है। दूसरी साइकिल का वास्तविक मूल्य कितना था। अब दोस्तों ये तो आपको x मान के करना पड़ेगा। मान लीजिए दोनों साइकिलों का जो मूल्य है वो 7x और 8x है, तो पहली साइकिल की जो कीमत निकालनी है आपको, पहली साइकिल की जो नई कीमत है वो दोस्तों 7x इंटू दोस्तों 130 यानी कि 30%
देखिए पहली साइकिल के मूल्य में 30% और दूसरी साइकिल के मूल्य में 15% की वृद्धि होती है। तो यहाँ पे 130/100 बराबर कितना हो जाएगा? तो दोस्तों आप इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 9.1x। ठीक है, और दूसरी साइकिल की जो नई कीमत हो जाएगी वो हो जाएगी दोस्तों 8x प्लस 1500। बस आप इसको ऊपर नीचे लिख दीजिए। 9.1x बटे 8 प्लस 1500x बराबर दोस्तों अनुपात दे रखा है 15/16 हो जाएगा। बस इसको वज्र गुणा कर लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए पहली साइकिल का मूल्य आ जाएगा इसमें 878.90, तो दूसरी का आ जाएगा दोस्तों इसमें 7031.25। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है। यदि उसे उसकी आय में 50% की वृद्धि की और वे में 80% की वृद्धि होती है तो उसकी मासिक बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? माना कि दोस्तों जो आय है वो 100 रुपए, ठीक है, जिसमें से वो दोस्तों खर्च करता है 75, बचाता है कितने? 25। ठीक है, अब उसमें उसके आय में 50% की वृद्धि कर दी गई, यानी कि आय अब कितनी हो गई? 150 रुपए। 150 रुपए में दोस्तों वो क्या करता है? 80% व्यय करता है। तो 150 का 80% कितना होता है? ये क्या कर रहा है कि व्यय में भी 80% की वृद्धि होती है। तो यहाँ पे देखिए व्यय 75% का दोस्तों आपको 80% और निकालना है। तो 75 का 80% निकालोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 135। अब बचे कितने दोस्तों? 15। तो ये 15% बचत हो जाएगी इसमें। तो अब बचत और प्रतिशत यानी कि बचत में प्रतिशत अंतर बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों 25 में से 15 गए तो कितने बचे? 10। तो यहाँ पे 10/25 इंटू 100 कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 1000 में 25 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 40, यानी कि 40% की दोस्तों कमी हुई है। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए व्यक्तियों के एक समूह ने किसी काम को 20 दिन में पूरा करने का निर्णय लिया, लेकिन उनमें से 5 व्यक्ति अनुपस्थित रहे। यदि समूह के अन्य व्यक्तियों द्वारा उस काम को पूरा करने में 24 दिन लगे तो समूह में कितने व्यक्ति थे? समूह में कितने व्यक्ति थे? तो इसको मान लीजिए दोस्तों पुरुषों की जो मूल संख्या है वो क्या है? n है। तो दोस्तों यहाँ पर n इंटू 20 भाई 20 दिनों में पूरा करेंगे तो यहाँ पे n इंटू 20 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे n-5 इंटू 24। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 20n बराबर दोस्तों 24n माइनस 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंतर कितना हो जाएगा? 24 में से 20 गए तो कितना बचा? 4n। तो यहाँ पे 4n बराबर 120। 120 में दोस्तों 4 का भाग दे दीजिए, n बराबर कितना आ जाएगा? 30। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। 118 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 120 किलोमीटर की यात्रा स्टीमर से 450 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर की यात्रा घोड़े से तय की। इस पूरी यात्रा में 13 घंटे 30 मिनट का समय लगा। यदि रेलगाड़ी की चाल घोड़े की गति से 3 गुनी और स्टीमर की चाल से 1.5 गुनी है तो स्टीमर की चाल किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी? आप दोस्तों ऑप्शन के अनुसार रख लीजिए। ये यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन के अनुसार 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि स्टीमर की जो चाल है वो दोस्तों कितनी है? 40 है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल घोड़े की गति से 3 गुनी और स्टीमर की चाल से 1.5 गुनी है। तो दोस्तों रेलगाड़ी की चाल है वो कितनी हो जाएगी? 60 किलोमीटर और इसकी दोस्तों 40 किलोमीटर और इसकी 20 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों टोटल 120 किलोमीटर आ गए। तो यहाँ पर यानी कि 40, 60 और 20, तो टोटल 120 किलोमीटर हो गए। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 19 नंबर का प्रश्न है, रोहित अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करके उन पर 13.5% की छूट देता है। यदि वह किसी वस्तु को 1012 रुपए में बेचता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई सीधा सा हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस है वो दोस्तों 100 रुपए है, तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है
यानी कि 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो कितना 100 रुपए की वस्तु के ऊपर 130 लिख देता है, तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 130 इंटू 100 माइनस 13.5/100 कर लीजिए बस। यानी कि 130x इंटू 86.5/100 तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 112.45। ठीक है, और ये 112.45 है, ये 1012.05 के समतुल्य है, तो यहाँ पर 1012.05 इंटू 100/112.45 तो कितना जाएगा 900। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए यहाँ पे 4.5, 0.009 और 0.18 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका समापवर्त्य क्या होगा 4500। इसका दोस्तों एलसीएम निकाल लीजिए, इसका एलसीएम निकलेगा दोस्तों 4500। ठीक है, और दोस्तों सर ये पॉइंट हटा के आप करोगे तो इसका एलसीएम दोस्तों 4500 निकलेगा। ठीक है, पॉइंट हटा के करोगे तो यानी कि 4500, 9 और 180 का लघुत्तम समापवर्त्य दोस्तों 4500 होगा, और 4.5 और 0.009 और 0.18 का लघुत्तम समापवर्त्य। देखिए 2 के बाद में पॉइंट है तो इसमें 2 नहीं 3 के बाद में पॉइंट है तो इसमें पॉइंट लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 4.5। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4.5 होगा दोस्तों इसमें। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर कंप्लीट करवा दिया है। मूमल क्लासेस यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही आराध्या राइस एकेडमी के साथ में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।